बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर एहतशाम खालिद है और मैं एक न्यूरो फिजिशियन और न्यूरोमस्कुलर सब स्पेशलिस्ट हूँ। आज का जो हम ब्रीफ वीडियो करने वाले हैं ये उस कन्फ्यूजन के बारे में है जो कि पेशेंट्स को काफ़ी कॉमनली सामना जिसका करना पड़ता है कि हमें किस डॉक्टर को या किस सब स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। इस मसले की वजह से मरीज़ के साथ ये होता है कि उनका टाइम ज़ाया होता है कि पहले वो एक डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर दूसरे को दिखाते हैं, फिर तीसरे को दिखाते हैं और बाज़ औक़ात तो 4-5 को दिखाने के बाद फाइनली वो उस डॉक्टर तक पहुंच पाते हैं जिनको वो वाकई दिखाना चाहते हैं या जो उनकी स्पेशलिटी से या उनके प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इसमें ना सिर्फ उनका पैसा ज़ाया होता है, टाइम भी ज़ाया होता है, मर्ज़ भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। चूँकि मेरा फील्ड न्यूरोलॉजी है तो मैं उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। न्यूरोलॉजी या किसी भी सब स्पेशलिस्ट को दिखाने से पहले अहम यह है कि सबसे पहले जो भी आपके गली मोहल्ले का डॉक्टर है, जिनको हम जनरल फिजिशियन बोलते हैं या जीपी बोलते हैं या फैमिली डॉक्टर हैं, उनको दिखाइए। उनकी बहुत की इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो आपको बता सकते हैं कि आगे आपको किसको दिखाने की ज़रूरत है और वो आपको मज़ीद गाइड कर सकते हैं कि इस सब स्पेशलिस्ट को दिखाएं या दूसरे सब स्पेशलिस्ट को दिखाएं और कौन उनकी बीमारी से रिलेटेड है या वाकई दिखाने की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि अगर सादा हेडेक है तो वो भी उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए डायरेक्टली सब स्पेशलिस्ट के पास जाने से बचना चाहिए। इससे टाइम बचता है और पैसे भी बचते हैं। दूसरा ये समझ लेना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि एक से ज़्यादा सब स्पेशलिस्ट देख सकते हैं या देखने की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर नींद का मामला है वो न्यूरोलॉजिस्ट भी देख सकते हैं और पल्मोनोलॉजिस्ट भी देख सकते हैं जिन्होंने एडिशनल ट्रेनिंग की हुई हो नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। पाकिस्तान में ऐसे स्पेशलिस्ट कॉमन नहीं हैं। बहरहाल ये ऐसी स्पेशलिटी है जो कि न्यूरोलॉजिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट के दरमियान में ग्रे जोन कहलाती है। इसी तरह और स्पेशलिटीज़ हैं जिनमें न्यूरोलॉजी का ओवरलैप होता है, जैसे अगर न्यूरोसर्जरी है, जैसे न्यूरो ऑन्कोलॉजी या ब्रेन ट्यूमर के केसेस हैं। इसी तरह और स्पेशलिटीज़ में भी ग्रे एरियाज़ हैं जिनमें न्यूरोलॉजिस्ट दूसरे स्पेशलिस्ट के साथ मिलके मरीज़ देख सकते हैं या दोनों स्पेशलिस्ट ये मरीज़ देख सकते हैं। जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम सबसे कॉमन है वो हम सबको आइडिया है, सर दर्द, कमर का दर्द या कहीं भी जिस्म में दर्द अमूमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है और न्यूरोलॉजिस्ट मोस्ट कॉमनली ये देखते हैं। अगेन मरीज़ बाज़ औक़ात गलती से सर्जन्स के पास चले जाते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास, न्यूरोसर्जन्स के पास चले जाते हैं। मैं दोबारा यही अपने पेशेंट्स को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाइए और उनकी एडवाइस के मुताबिक न्यूरो फिजिशियन को या जिस भी स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। सपोजली अगर घुटनों में दर्द है तो रूमेटोलॉजिस्ट या जोड़ों के दर्द के स्पेशलिस्ट को दिखाइए रादर दैन सर्जन्स को दिखाने के, क्योंकि सर्जन्स आर सपोज टू डू सर्जरी। अगर सर्जरी का मामला नहीं है तो सर्जन्स को दिखाए जाने का फ़ायदा नहीं है, उसमें टाइम भी ज़ाया होगा, पैसे भी ज़ाया होंगे। सर दर्द सबसे कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है किसी भी कम्युनिटी या सोसाइटी में। दूसरे नंबर पे स्ट्रोक या फालिज है, ये भी प्राइमरीली न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं और अगर ज़रूरत हो तो दूसरी स्पेशलिटीज़ को इन्वॉल्व किया जा सकता है। जो फालिज है वो सिर्फ अगर रग बंद हो गई है उसकी वजह से है, खून में सर में खून बह गया है उसकी सूरत में, तमाम जो इसकी इकसाम हैं उनको सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं और उसके बाद दूसरे सब स्पेशलिस्ट को अगर ज़रूरत हो तो इन्वॉल्व किया जा सकता है। स्ट्रोक या दूसरी स्पेशलिटी से रिलेटेड हम अलग लेक्चर्स भी बनाएंगे ताकि मरीज़ों को हर इंडिविजुअल डिसऑर्डर या प्रॉब्लम के बारे में आगाही हो। इसके अलावा जो कॉमन है वो है मिर्गी के दौरे या एपिलेप्सी भी बोलते हैं। ऐसे दौरे काफ़ी कॉमनली देखे जाते हैं, उसकी अपनी बहुत ज़्यादा इकसाम हैं। अगेन ये सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं और इसका वर्कअप कंप्लीट करते हैं और दौरों की टाइप के मुताबिक दवाई लिखी जाती है। इसके अलावा रेशा या पार्किंसन का मर्ज़ है या हरकत हैं जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, अगेन वो न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं और मज़ीद उसमें जो सब स्पेशलिस्ट हैं जैसे मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हैं
उनको दिखाया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स में DBS सर्जरी भी की जा सकती है, लेकिन वो एडवांस्ड केसेस होते हैं और ख़ास सेलेक्टिव केसेस किए जा सकते हैं। सो पार्किंसन डिजीज़ भी न्यूरोलॉजी की स्पेशलिटी है। इसके अलावा डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स, जिनमें सबसे कॉमन मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये भी न्यूरोलॉजी या न्यूरोफिजिशियन की डोमेन में आता है। ऐसे प्रॉब्लम्स को समझना या डायग्नोस करना आसान नहीं होता न्यूरोफिजिशियंस के लिए भी। सो आप अपने GP या प्राइमरी डॉक्टर को दिखाइए, उसके बाद न्यूरोफिजिशियन से इससे रिलेटेड एडवाइस लीजिए और ट्रीटमेंट करवाइए। इसके अलावा याददाश्त का जो मसला है वो भी न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। इसको डिमेंशिया भी बोलते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम हैं और उसके मुताबिक दवाई लिखी जा सकती है। डिमेंशिया से रिलेटेड मैं अपने पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज़ को कहता हूँ कि ये एक प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है, और जैसे शुगर के मरीज़ों में होता है कि आपको सारी ज़िंदगी इंसुलिन लगानी पड़ती है वरना शुगर अनकंट्रोल हो जाएगी। सिमिलरली जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसे डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करना होता है और अमूमन सारी ज़िंदगी दवाई खाना पड़ती है। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं जिनमें आसाब और पट्ठों के अमराज हैं। वो मौरूसी भी हो सकते हैं और दूसरी वजूहात की वजह से भी हो सकते हैं। अगेन ये न्यूरो फिजिशियन की डोमेन में आते हैं, चाहे वो आसाब का मसला है या पट्ठों का मसला है, और वो सबसे पहले तशख़ीस करेंगे। तशख़ीस करके उसके मुताबिक वर्कअप करवाया जा सकता है और ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि नींद से रिलेटेड मामले हैं, अगेन ये ग्रे स्पेशलिटी है न्यूरोलॉजिस्ट एंड पल्मोनोलॉजिस्ट के बीच में। जो भी ट्रेंड हो वो मरीज़ों को देख सकता है, लेकिन दिखाने से पहले कंफर्म ज़रूर कर लें कि वाकई वो जो डॉक्टर है वो इस चीज़ में स्पेशलाइज भी है या नहीं है, या उन्होंने कुछ ट्रेनिंग ली है इस मामले में या नहीं ली है। इसके अलावा पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी है। पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी यानी बच्चों के दिमागी अमराज या बच्चों के ऐसे अमराज जिनमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये अमूमन पीडियाट्रिशियन या बच्चों के स्पेशलिस्ट देखते हैं। इसकी पर्टिकुलर कट ऑफ एज होती है 18 साल से कम उम्र बच्चे, बाज़ मुल्कों में 16 साल से कम उम्र बच्चे पीडियाट्रिशियन को दिखाते हैं या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, और जब वो बड़े हो जाएं तो फिर अडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट को उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजी का एक फील्ड न्यूरो रेडियोलॉजी है जिसमें इमेजिंग वगैरह आ जाती है। अगेन अमूमन ये डायरेक्टली पेशेंट से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन ये भी एक स्पेशलिटी है। इसके अलावा न्यूरोफिजियोलॉजी जिसमें EEG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, नर्व कंडक्शन स्टडी, विजुअल इवोक पोटेंशियल्स आ जाते हैं। ये वो टेस्ट हैं जो कि दिमागी अमराज या दूसरे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के लिए किए जाते हैं। अगेन ये मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं और इनकी इंटरप्रिटेशन भी न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं। हमारी कम्युनिटी में बाज़ औक़ात टेक्नीशियंस भी ये टेस्ट करते हैं और बाद में न्यूरोलॉजिस्ट से इसकी कंफर्म रिपोर्ट लेते हैं। लेकिन ऐसे टेक्नीशियंस के बारे में भी केयरफुल रहिएगा जो कि टेक्नीशियन हैं और ये टेस्ट करते भी हैं और इनकी रिपोर्ट्स लिखते भी हैं, क्योंकि नेचुरली न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो ट्रेंड हैं, उनकी रिपोर्ट ऑथेंटिक होगी। टेक्नीशियंस की रिपोर्ट ऑथेंटिक प्रॉब्ली नहीं होगी और उसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा न्यूरोलॉजी की एक फील्ड है न्यूरो ऑप्थेमोलॉजी एंड न्यूरोटोलॉजी, यानी जो अस्प आँखों से रिलेटेड है, जिसे हम देखते हैं और जिसे हम सुनते हैं। ये भी बाज़ औक़ात न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं, लेकिन ये ओवरलैपिंग फील्ड या ग्रे जोन है न्यूरोलॉजिस्ट एंड ENT स्पेशलिस्ट, यानी नाक कान गले के जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी देख सकते हैं। तो बाज़ औक़ात जो ENT वाले डॉक्टर्स हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट भेजते हैं और न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो ENT वाले डॉक्टर के पास पेशेंट भेजते हैं। इन ऐसे मरीज़ों को बाज़ औक़ात थोड़ा सा ज़्यादा फिजिशियंस को दिखाना पड़ता है और उनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आसान भी नहीं होता। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर के केसेस हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, वो भी न्यूरोसर्जन्स और न्यूरोलॉजिस्ट का ग्रे जोन एरिया है, क्योंकि अगर कीमोथेरेपी करनी है तो न्यूरोफिजिशियन उसमें टीम का हिस्सा हो सकते हैं, या न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं, या जो सिस्टेमिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं या कैंसर रिलेटेड डॉक्टर्स हैं, वो भी इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं जो कि ऐसे पेशेंट्स की केयर में इन्वॉल्व है। न्यूरोसाइकाइट्री या साइकाइट्री प्राइमरीली पाकिस्तान में साइकाइट्रिस्ट देखते हैं। अमेरिका में न्यूरोलॉजिस्ट भी साइकाइट्री थोड़ी बहुत देखते हैं, लेकिन अगेन इनिशियल स्टेजेस पे, और बेहतर यही है कि चूँकि साइकाइट्रिस्ट इसमें ज़्यादा वेल ट्रेंड होते हैं, अगर ऐसा कोई पेशेंट क्लिनिक में आ जाए तो उसको साइकाइट्रिस्ट के पास रेफ़र कर दिया जाए।
न्यूरो इन्फेक्शंस या दिमागी इन्फेक्शंस बाज़ औक़ात इंटर्निस्ट या मेडिसिन डॉक्टर देखते हैं, बाज़ औक़ात न्यूरोलॉजिस्ट भी देख लेते हैं, जैसे दिमाग की टीबी, दिमाग की बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह, वो न्यूरोलॉजिस्ट भी देख सकते हैं और इंटर्न मेडिसिन डॉक्टर या मेडिसिन डॉक्टर भी देख सकते हैं। न्यूरोजेनेटिक्स या मौरूसी अमराज, जिनमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं, ऐसे डॉक्टर्स को न्यूरोजेनेटिसिस्ट बोलते हैं। वो प्राइमरीली न्यूरोलॉजी उनकी स्पेशलिटी होती है, लेकिन मज़ीद ट्रेनिंग जेनेटिक्स में करनी पड़ती है। इस सारे समझाने या बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मरीज़ों को और उनके रिश्तेदारों को ये समझ आए कि हमने सबसे पहले अपने करीबी डॉक्टर को दिखाना है, उनसे ओपिनियन लेनी है। उसके बाद जो मसला है उससे रिलेटेड डॉक्टर को जाके दिखाना है, रादर दैन 1, 2, 3, 4 डॉक्टर्स को दिखा के अपना टाइम और पैसे ज़ाया करें। सो आपके जो जीपी हैं, जनरल प्रैक्टिशनर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। आप पहले उनके साथ डिस्कस करिए और मज़ीद फिर सब स्पेशलिस्ट को दिखाइए। और ऐसे डॉक्टर्स जो हर मरीज़ को देख लेते हैं, उनसे अवॉइड करिए, क्योंकि इसमें मरीज़ों के नुकसान होने का भी चांसेस हैं और उनमें केयर भी डिले हो सकती है। अपना ख्याल रखिए और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।